चलिए किरचॉफ्स करंट लॉ समझते हैं। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं, वाटर एनालॉजी से। आई हैव ए पाइपलाइन, ये इसका इनफ्लो है एंड ये इसका आउटफ्लो है। दिस इज इनलेट एंड दिस इज आउटलेट। अब मैं मानता हूं मेरा पानी का फ्लो कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4। जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर निकलेगा। इफ आई अज्यूम देयर इज नो लीकेज, इसमें कोई लीकेज नहीं है मेरी पाइपलाइन में, तो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी का फ्लो बाहर आ रहा है। तो ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इनसाइड द पाइप इज equal to amount of water coming out of the pipe. So if I say volume of water going inside in a unit's time is equal to volume of water coming outside per unit time. So this is the case that we are going to take. यही चीज हम लेके चलेंगे करंट के केस में। किरचॉफ्स करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे बेस्ड है कि चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज रिमेन्स द सेम, उसी के बेसिस पे। चलिए कुछ इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लिया मेरे पास ये एक नोड ले लेते हैं और ये दो रजिस्टर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज द नोड, दिस इज माय पॉइंट ए, इसको बी ले लेते हैं एंड दिस इज सी। मान लेते हैं करंट I1 इस तरीके से फ्लो कर रहा है, नोड बी के अंदर जाता है और फिर बी से बाहर निकलता है करंट I2, और दूसरा कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ ए बी सी इस तरीके से है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज बी के अंदर गया, अमाउंट ऑफ चार्ज गोइंग इनसाइड बी पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट हो गया वो। तो जितना चार्ज नोड बी के अंदर गया, I1 है वो, उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। बाहर कितना निकला? I2। यानी कि I1 और I2 बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ लॉ इसी पे बेस्ड है। चलिए एक चीज हम ब्रांचेस बढ़ाते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। लेट्स से एक ब्रांच मैंने ये ले ली और दूसरी ब्रांच हम ये ले लेते हैं और थर्ड ब्रांच हम कुछ ये ले लेते हैं, और ये हमारी नोड है। लेट्स से करंट I1 यहाँ पे एंटर करता है और यहाँ से करंट I2 बाहर निकलता है और यहाँ से करंट I3 बाहर निकलता है। ये मेरी नोड है, इसको मैं N, दिस इज माई नोड, ये हमारी नोड है जहाँ पे करंट I1 अंदर आता है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I2 और I3 में। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना करंट अंदर गया, यानी कि I1 मेरा अंदर गया जो कि बराबर होने वाला है I2 और I3 के सम के। सो अमाउंट ऑफ करंट गोइंग इनसाइड द नोड विल बी इक्वल टू द करंट गोइंग आउटसाइड द नोड। इस केस में हमारे पास जो ब्रांचेज है दो हैं, दो ब्रांचेज में बट गया हमारा करंट I2 और I3 में। I1 करंट मेरा दो ब्रांचेस में बट गया है, तो I1 मेरा होने वाला है I2 और I3 का सम होने वाला है। सो दिस इज किरचॉफ्स लॉ। और अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं सम ऑफ करंट्स गोइंग इनसाइड द नोड, sum of current going inside the node is equal to sum of current going out of the node। जितना करंट, टोटल करंट जितना अंदर जाएगा उतना ही करंट हमारा बाहर निकलने वाला है। तो ये हमारी फाइंडिंग है। इसको हम इस तरीके से जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको और दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, एक ही बात है। सो इफ आई कैन राइट सम ऑफ current going inside the node plus negative of sum of current growing out of the node। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमने इसको यहां पे ले आए हैं। सो दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग किरचॉफ्स लॉ। सम ऑफ currents going out inside the node and going outside the node is equal to 0। चलिए कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लिया एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस इज 3 ब्रांचेस का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एंड ये मेरी 3 ब्रांचेस हो गई,
इसको ए, नोड को एन ले लिया हमने, दिस इज बी, और ये सी हो गया। लेट्स से करंट I1, I2 is, let's say, 2 amperes, and I3 is 3 amperes. So according to Kirchhoff's law, अगर मैं Kirchhoff's law लगाता हूँ, current going inside I1 अंदर जा रहा है would be equal to total current going out of the node. कितना करंट बाहर जा रहा है? 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, दैट मीन्स 5 एम्पियर करंट। I1 is 5 एम्पियर, सो 5 एम्पियर करंट नोड के अंदर जा रहा है, तभी वो बट के डिवाइड होके 2 और 3 में बाहर जाएगा। सो amount of current flowing inside the node is equal to current going out of the node. अगर कुछ इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें, लेट्स से एक सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इस तरीके से लेता हूं, सारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे मैंने मान लिया, एंड I1, I2 is 2 ampere and I3 is 3 ampere. So total current going inside would be, हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, I1 plus 2 ampere plus 3 ampere, and कोई बाहर नहीं जा रहा, दैट ये 0 हो गया, so total equals to 0. अब मुझे I1 पता करना है, I1 plus 5 is equal to 0, या I1 को हम लिख सकते हैं -5। -5 का मतलब ये है, जो डायरेक्शन हमें I1 की दिखाई गई है, अंदर की तरफ दिखाई गई है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली I1 फ्लो कर रहा है, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर अंदर की तरफ जा रहे हैं, और I1 एक्चुअली बाहर की तरफ जा रहा है, जो कि इसका नेगेटिव साइन बता रहा है। तो जो करंट अंदर की तरफ फ्लो करता है उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जो बाहर की तरफ जाता है उसको नेगेटिव हमने मान लिया। सिमिलरली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लिए सारे करंट बाहर की तरफ हमें दिखाए गए हैं कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखाया गया है। सो लेट्स से ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, और I1 मुझे फाइंड करना है। तीनों करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, सो इनसाइड करंट वुड बी 0 प्लस माइनस ऑफ समेशन ऑफ आउटवर्ड करंट्स, माइनस I1 प्लस 2 प्लस 3, इन सब का ब्रैकेट में लिया, इज इक्वल टू 0। सो मेरा I1 क्या होगा? -I1 -2, इनको हम ऐड कर लेते हैं, ब्रैकेट नहीं खोलते, ब्रैकेट में रखते हैं पहले, -I1 कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोलते हैं, -I1 -5 इक्वल टू 0। सो माई I1 would be -5, दैट मीन्स I1 हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, और I2 और I3 अंदर की तरफ आ रहे हैं। So amount of current flowing inside the node is equal to amount of current flowing outside the node. So this is Kirchhoff's law. Thank you.